उसके बाद 10th के बाद एक डिप्लोमा भी कोर्सेज होता है। तो जनरली जो है डिप्लोमा कोर्सेज अगर होता है तो डिप्लोमा कोर्सेज में जनरली बच्चे डिप्लोमा इंजीनियरिंग की तरफ ही माहिर होते हैं। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की तरफ भी आप जा सकते हैं, छोटा इंजीनियर बन जाइएगा। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग और बीटेक में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो डिग्री कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। बीटेक वालों के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स हैं उतने जॉब्स क्या कहते हैं डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए हैं, अलग अलग ब्रांचेस में होता है। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ों में डिप्लोमा होता है, जैसे कि डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन वेब डेवलपमेंट, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, बला 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 बहुत सारे लिस्ट हैं। ये अगर मैं पढ़ूँ तो बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूँ। तो आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के बाद भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब गेन कर सकते हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 10th करने के बाद आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारे जगह से आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो जो भी बच्चे अंडर प्रिविलेज अगर बच्चे हैं तो आप अलग अलग से गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से और डिफरेंट NGO से और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आप एक स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए आपके अंदर में कैपेबिलिटीज़ होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे बच्चों के अंदर में अगर हमारे अंदर में सलाहियत होगी, अगर हमारे अंदर में स्किल होगा तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और स्किल को डेवलप करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें शॉर्टकट अपनाने की ज़रूरत नहीं है। और यंग जनरेशन को मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो यंग जनरेशन है, आप ये शिकायतें बार बार आती है कि सोशल मीडिया में आप लोग बहुत ज़्यादा वक्त ख़राब करते हैं। भाई अगर सोशल मीडिया अगर आया है, इंटरनेट अगर आया है तो इसमें बहुत सारी अच्छाई है। अगर आप इसको सही से अगर इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया में भी अगर देखेंगे एजुकेशन के मामले में बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं। क्या कहते हैं, किसी कोर्स के बारे में अगर पढ़ाई करने के लिए जाएँ तो अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं किसी भी चीज़ के लिए। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया थोड़ा सा अच्छे चीज़ों का सिलेक्शन करें, क्योंकि सोशल मीडिया में भी चूँकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो आप लोग क्या कहते हैं सोशल मीडिया से, इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब पा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब पा सकते हैं, PSC में जॉब पा सकते हैं, PSUs में जॉब पा सकते हैं, क्या कहते हैं रेलवेज़ में जॉब पा सकते हैं, बैंक में जॉब पा सकते हैं, पोस्टल सर्विसेज में जॉब पा सकते हैं, पुलिस में जॉब पा सकते हैं, डिफेंस में जॉब पा सकते हैं, इवन के यूनिवर्सिटीज़ में भी अलग अलग पोस्ट निकलता है उसमें जॉब पा सकते हैं। CSIR के लैब्स हैं ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया, वहाँ जॉब पा सकते हैं। MNCs में जॉब पा सकते हैं, IT सेक्टर में जॉब पा सकते हैं, NGOs में जॉब पा सकते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं गल्फ में भी, अदर कंट्रीज़ में भी, अब्रॉड में भी आप जॉब ले सकते हैं। तो आप लोगों को फोकस करना है अर्ली गोल सेटिंग। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट ईयर में ही आपको करना है कि मुझे किस जॉब में जाना है। तो उस जॉब की तैयारी पढ़ाई करते हुए उसी वक्त से शुरू कर दीजिए। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे डिप्लोमा इंजीनियरिंग अगर करते हैं तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद ये सोचते हैं कि बाद में तैयारी करूँगा, तो फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग फाइनल करने के बाद फिर 6 महीना साल महीना में भूल जाता है। अगर आप फर्स्ट ईयर से ही जॉब को अगर टारगेट करें, उसी दिन से आप तैयारी करना अगर शुरू कर दें, तो फाइनल ईयर होते होते आपका क्या कहते हैं कोर्स भी कंप्लीट हुआ, उधर जॉब भी लग गई। वो हालांकि जो अच्छे पॉलिटेक्निक हैं, जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, हमारे बच्चों का प्लेसमेंट भी होता है। हमारे उन बच्चों का प्लेसमेंट होता है जिस बच्चों ने पढ़ाई की, जिस बच्चों के अंदर में स्किल आया। मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आने के बाद जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट को आपने अध्ययन किया। अध्ययन मतलब नॉलेज गेन करना। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि डिग्री लेना, एजुकेशन का मतलब है कि नॉलेज को गेन करना। नॉलेज इज़ पावर। आपके अंदर में अगर नॉलेज है तो आपको जॉब खोजने की ज़रूरत नहीं है, जॉब आपको खोज करके लेकर के जाएगी। तो आप ये कर सकते हैं क्या कहते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि 3 साल 10th के बाद 3 साल के जॉब में चले गए, फिर बाद में बहुत सारे जो क्या कहते हैं कंपनीज होती है आपको बीटेक भी कराती है, आप वहाँ से बीटेक भी कर लीजिएगा। तो बीटेक करने के बाद फिर आगे फर्दर आप सोच सकते हैं। तो PSUs, अच्छा एक चीज़ ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके अलावा जो हमारा PSUs है, PSUs में कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे IOCL है, NCPC है, BEL है, ONGC है, WEL है, BPCL है, HPCL है, BARC है, HAL है, GAIL है, SAIL है, NPCIL है, NRL है, कोच शिपयार्ड है। इसमें बहुत सारे जॉब्स निकलते हैं। तो आप बिल्कुल पैनी नज़र रखिए। जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट ईयर से ही आप पैनी नज़र रखिए कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद कहाँ से मुझे स्कॉलरशिप मिल सकता है, प्लस आगे किस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे जॉब के लिए जाना है। तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी से क्या कहते हैं वो देखिए, सीनियर से कांटेक्ट कीजिए। सीनियर से कांटेक्ट करने के लिए मैं क्या कहते हैं आप जो क्या कहते हैं जो प्रोग्राम होते रहते हैं
करियर गाइडेंस के अलग अलग प्रोग्राम होते रहते हैं, अलग अलग स्कूल में, अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग एनजीओ वाले जो कराते रहते हैं, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। और एजुकेशन जो है इसकी सख्त ज़रूरत है हमारे देश में, हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, अक्रॉस द ग्लोब। एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन थोड़ा सा मेयरली डिफरेंट है। जो यूनाइटेड नेशन का जो जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि नाउ इट्स द टाइम टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को हमको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, क्योंकि जो है अभी मतलब बहुत सारे लोग एजुकेटेड लोग हैं, बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है, और क्या कहते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खुल चुके हैं, लेकिन क्वालिटी में कमी आई है। क्वांटिटी में तो बहुत बढ़ोतरी हुई है, लेकिन क्वालिटी में कमी आई है। तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू वर्क हार्ड, हमें बहुत हार्ड मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ही मुशक्क़त करने की ज़रूरत है। तो क्वालिटी एजुकेशन में जो अब है कि अकॉर्डिंग टू यूनेस्को डाटा ये देखा गया कि 771 मिलियन यंग पीपल एंड एडल्ट्स स्टिल कैन नॉट रीड एंड राइट ग्लोबली। आप समझ सकते हैं, अबाउट 80% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन अबव 15 ईयर्स इज़ लिटरेट। ये यूनेस्को का डाटा है। 91% of youth between 15 and 24 years are literate. About 78% of adults age 65 and above can read and write. 250 million children are failing to acquire basic literacy skills. More men than women are literate. अभी भी जो जेंडर इक्वलिटी, मैं आगे बात करूँगा, यूनाइटेड नेशन का गोल है जेंडर इक्वलिटी, आज भी महिलाओं में जो एजुकेशन का लिटरेसी रेट है वो कम है। और एक NSO डाटा जो है एज ऑफ ईयर टू 2020, इंडियन एवरेज पॉपुलेशन रेट इज 77.70. द मेल लिटरेसी रेट इन 2020 stands at 84.7% and female literacy stands at 70.30% across India. और उसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल पर्सन एज्ड 15 years and above, जो रूरल एरियाज में है 31.5% were not literate, 20.9% were literate up to primary, 17.2% were level upper primary or middle, 24.9% were literate secondary and higher secondary level, 5.7% were graduate and above. जरा समझने की बात है कि हमारा जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में ओनली 5.7% ही ग्रेजुएट है। तो एक समझने की ज़रूरत है, और मैं कहना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन ज़रूरी है, क्योंकि आप ग्रेजुएट अगर होते हैं तो आपके अंदर में सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप होता है। उसके बाद बात है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पर्सनस, क्या कहते हैं, एज 15 ईयर्स एंड एबव, जो अर्बन जो डाटा है 13.9% वे नॉट लिटरेट, 14.7% were literate up to primary level, 14.0% were literate up to upper primary or middle level, 35.8% were literate at secondary or higher secondary level, and 21.7% were graduate and above. तो अर्बन एरिया में थोड़ा सा ग्रेजुएट कैंडिडेट के परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन रूरल एरियाज़ में, गांव देहात में, रिमोट एरियाज़ में अभी नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। उसके अलावा द GER फॉर ग्रेड 6 to 8 was 90.9%, while for grades 9 to 12, 11 to 12 it was only 79.3%, 79.3 and 56.5%. तो इनको भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। और तो एक मतलब है, अभी अगर देखा जाए तो बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा डाटा है। मैं इस चीज़ को अभी जो NAP 2020 जो आई है उसके रिपोर्ट्स में बहुत सारा चीज़ है। आप लोग डिटेल जो है ना NAP 2020 के ड्राफ्ट में ये कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है, तो मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। तो एक क्वालिटी एजुकेशन इज़ नीडेड अक्रॉस द ग्लोब। और चूँकि हमारा देश भारत सदियों से एक मतलब अच्छी कंट्री रही है, अगर हम सब लोग मिल करके एक क्वालिटी एजुकेशन को अगर प्रमोट करें तो हमारा देश भी विश्व गुरु बन सकता है, जिसके लिए हम सारे लोगों को, स्टूडेंट को, पेरेंट्स को, समाज के लोगों को, सारे लोगों को एक साथ मिल करके काम करने की ज़रूरत है। तभी हमारा क्या कहते हैं, हमारे देश में क्वालिटी एजुकेशन का बढ़ावा होगा और हमारा देश आगे बढ़ सकता है।
उसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ जो है एक जेंडर इक्वलिटी, जैसे कि मैं अभी बताया, इससे पहले भी बताया था कि वुमन का लिटरेसी रेट कम है। सिर्फ अगर वुमन का अगर देखा जाए, क्या कहते हैं कंडीशन अगर इंडिया में अगर देखा जाए, नोट ऑफ द मार्क, उसको बहुत सारे, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो सदियों से सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अक्रॉस द ग्लोब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होते आया है। महिलाओं के साथ उसके हकूक़, उसके राइट्स के साथ वायलेशन होते आया है। आज भी मतलब इक्वल नहीं है। तो गर्ल्स एंड बॉयज़ को इक्वल करने के लिए हम सारे लोगों को काम करने की ज़रूरत है। एक अच्छा खबर ये है कि आजकल हमारी बच्चियां अच्छा कर रही है, अच्छा पढ़ रही है, अलग अलग फील्ड में आ रही है और अलग अलग जॉब्स में भी आ रही है। फिर भी हम क्या कहते हैं, वुमन की कंडीशन को अच्छा करने की ज़रूरत है। और इसमें अगर देखें तो अगर हमारा जो क्या कहते हैं यूनिसेफ का जो डाटा जो काम कर रही है, तो उसमें क्या कहते हैं, एक जो यूनिसेफ और हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर के जो काम कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, उसको भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक जेंडर इक्वलिटी की ज़रूरत है। मदर इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड। अगर महिलाओं को सशक्त नहीं किया गया, उनके राइट्स को, उनके हुकूक को अगर नहीं किया गया, तो आने वाले जनरेशन में बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमारा जो अच्छे समाज का जो निर्माण होगा, तो हम अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। माता पिता ही एक अच्छे बच्चों को जन्म देते हैं और ज़िंदगी भर अच्छा इंसान बनने के लिए उसे प्रेरित करते हैं। अगर वहाँ पर जेंडर इक्वलिटी अगर नहीं है, जनरली मदर अगर रिसेसिव अगर रह गई है, तो बच्चों का वायलेशन होता है, उसका असर पड़ता है। जनरली बच्चे माँ के करीब होती है, अपने रिक्वायरमेंट, अपनी बातों को माँ के पास कंफर्टेबली बात कर पाते हैं। अगर उनका वो इक्वल नहीं है, तो उनकी बात पिता तक नहीं पहुंच पाती है, तो एक वायलेशन है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि बच्चे कैरियर चूज़ करने में भी उसके इंटरेस्ट के हिसाब से या उनके कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, क्योंकि मैं पहले भी बात किया था कि चूज़ योर कैरियर अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज़, तो वहाँ पर भी बात आ जाती है कि बच्चा जो कुछ बच्चे मदर के करीब होते हैं, कुछ बच्चे फादर के करीब होते हैं। अगर फादर अगर डोमिनेंट है और मदर रिसेसिव है, और वो बच्चा जो अपनी बात को मदर के करीब है, तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। उसी तरह से अगर मदर अगर डोमिनेंट है और फादर के क्या कहते हैं रिसेसिव है, और बच्चा अगर क्या कहते हैं फादर के करीब है, तो वहाँ भी दिक्कत आ जाती है। तो इक्वल ज़रूरी है, इक्वलिटी ज़रूरी है बच्चों के करियर को चूज़ करने के लिए। और बच्चों को करियर को चूज़ करने के लिए हमारा ह्यूमन राइट का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे सारे बच्चों का जो है क्या कहते हैं, वो है क्या कहते हैं पसंद है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो इसमें भी वायलेशन होता है। क्योंकि ये देखा गया है, रिसेंटली देखा गया है, हमारे बहुत सारे बच्चों का करियर जो है ना अच्छा नहीं हो पाया, कामयाब नहीं हो पाया, इस वजह से कि कभी वो रोते हैं कि मैं तो पापा का बात मान लिया, कि मैं तो डॉक्टर बनना चाह रहा था, मैं बायो रखना चाह रहा था, पापा के कहने पर मैं मैथ रख के लिया, इसलिए से नहीं कर पाया। कोई बच्चे ये कहते हैं कि मैं तो लॉयर, क्या कहते हैं, मैं आर्ट्स रखना चाह रहा था, मम्मी के कहने पर मैं साइंस रख लिया था, कामयाब नहीं हो पाया। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं। तो मैं बच्चों से भी गुजारिश करूंगा कि अपनी बात खुल करके अपने गार्जियन के पास रखें, और पेरेंट्स से भी कहूँगा कि बच्चों के उसका जो इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज़ को ध्यान रखें। इससे मतलब हमारे बच्चे कामयाब हो सकते हैं। उसके अलावा जो है दूसरा जो है आपका यूनाइटेड नेशन का जो गोल है पीस एंड जस्टिस, तो पीस एंड जस्टिस को गेन करने के लिए किंग मार्टिन लूथर ने कहा कि इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इंसाफ में गिरावट आई है, यहाँ पर वायलेशन होते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन हो रहा है। अगर देखा जाए तो हर एक आदमी एक दूसरे से मतलब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो परेशान है। तो एक पीस को गेन करने के लिए लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम की ज़रूरत है। हम तो कहते हैं कि हिंदुस्तान के सारे नागरिक को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में जानना है। तो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए जो हर जिला में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, वो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम करती रहती है हर पंचायत लेवल में, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। या नहीं तो लीगल का जो बुक होता है उसको भी ये कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी में लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह होता है, उसके लिए कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप लोगों का फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानने की ज़रूरत है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत है। इक्वल है, क्योंकि बच्चे तो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो 6 क्या कहते हैं
राइट्स हैं, तो उनको उनको आपको जानना है, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। अगर आपका कोई भी एक्सप्लॉइट करता है तो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन हो जाता है। और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा है। हमारे जो सुपेरियर, जनरली ये देखा गया है कि फादर या मदर या पेरेंट्स बच्चों के राइट्स का वायलेशन करता है, या बच्चे पेरेंट्स के राइट्स का वायलेशन करता है। तो ये नहीं कर सकता अपने राइट अपने आप, अगर कोई भी हो, पेरेंट्स अगर है तो पेरेंट्स का अपना राइट है, बच्चे हैं तो बच्चों का अपना राइट्स है, कोई किसी के राइट को वायलेट नहीं कर सकता है। तो अगर कोई भी अगर एक्सप्लॉइट अगर कर रहा है तो आप उनके लिए क्या कहते हैं, अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपने आप को हिफाजत कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारे क्या है, राइट्स हैं। तो राइट से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है, जो आप लोग पढ़े भी हैं। तो करीब क्या कहते हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो हमारे सारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमको निकालना है, क्या कहते हैं इनकलकेट करना है, अपने में भी लेकर के आना है, और क्या कहते हैं दूसरे को भी प्रमोट करना है। तो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में इधर कहीं भी बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, या फिर किताब भी पढ़ सकते हैं। तो उसको जानने के बाद सिर्फ जानना ही नहीं है, उसे क्या करना है कि प्रमोट करना है। जो हमारा फंडामेंटल राइट में जो हमारा जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो है, abide by the Indian Constitution and respect its ideals and institution, the national flag and national anthem. Second है cherish and follow the noble ideals that inspire the national strength for freedom, uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, defend the country and render national service when called upon to do so, promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to promote practice democracy to the dignity of women, value and preserve the rich heritage of the country's composite culture, protect and improve the natural environment including forest, lake, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures, develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform, safeguard public property and to adjure violence, strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rise to higher level of endeavor and achievement, provide opportunities for education to child or ward between age of 6 and 14 years. 14 साल तक ये फंडामेंटल राइट है बच्चों तक पढ़ना। अगर किसी बच्चे को अगर नहीं पढ़ाया जाता है तो आप इसके लिए काम कर सकते हैं, अपने राइट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो आप बिल्कुल अपना फंडामेंटल राइट के अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी आपको क्या कहते हैं लेकर के चलना है। उसके अलावा दूसरी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ह्यूमन राइट। आज के टाइम में देखा जाए तो अक्रॉस द ग्लोब, नॉट इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब अगर देखा जाए तो ह्यूमन राइट का बहुत ज़्यादा वायलेशन होता है। हर एक इंसान का अपना एक अधिकार है, और वायलेशन अगर देखें तो वायलेशन घर से ही शुरू हो जाता है। तो हमें अगर काम करने की ज़रूरत है, घर से ही काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। यहाँ पर अगर परिवार में अगर बहुत सारे सदस्य हैं, क्या कहते हैं माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सब किसी के राइट्स हैं, एक दूसरे के राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम स्कूल में निकलते हैं, वहाँ भी बहुत तरह के वायलेशन होते हैं। बाहर अगर समाज में निकलते हैं तो वहाँ भी बहुत तरह के वायलेशन होते हैं, हर जगह वायलेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या कहते हैं ह्यूमन राइट के बारे में जानने की ज़रूरत है। ह्यूमन राइट को जानने के बाद उसे फिर प्रमोट करने की ज़रूरत है। जो हमारे टोटल जो 30 ह्यूमन राइट्स हैं वो है ऑल ह्यूमन बींग्स आर फ्री एंड इक्वल, नो डिस्क्रिमिनेशन, right to life, no slavery, no torture and inhuman treatment, same right to use law, equal before the law, right to treat fair by the court, no unfair detainment, right to trial, innocent until proved guilty, right to privacy, freedom to movement and residence, right to asylum, right to nationality, right to marry and have family, right to own things,
freedom of thoughts and religion, freedom of opinion and expansion, right to assemble, right to democracy, right to social security, right to work, right to rest and holiday, right of social service, right to education, right of cultural and art, freedom around the world, subject to law, human rights cannot be taken away. टोटल 30 ह्यूमन राइट्स हैं। तो इन ह्यूमन राइट के बारे में पहले जानना है। जानने के लिए जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है दिल्ली में है, वो प्रोग्राम वगैरह कराती रहती है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग जगह। तो आप उसका भी अटेंड कर सकते हैं। प्लस हर स्टेट में, स्टेट क्या कहते हैं ह्यूमन राइट कमीशन है, वो प्रोग्राम कराती रहती है, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। बाकी स्कूल में भी ह्यूमन राइट वगैरह प्रमोट करने के लिए पढ़ाया जाता है। बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटी में ह्यूमन राइट का डिपार्टमेंट है, वहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ह्यूमन राइट के बारे में जान सकते हैं। आज के टाइम में ह्यूमन राइट बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मानवता को आज नाउ डेज ह्यूमैनिटी इज़ थ्रेटेंड। ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सब किसी के नागरिक, सारे नागरिक के मानव अधिकार को जो है ना प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे जो है इन सारी चीज़ों को स्कूल लेवल से ही, बल्कि स्कूल लेवल से ही सारे स्कूल में हमारे बच्चों को ह्यूमन राइट को प्रमोट करने के लिए क्या कहते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाना चाहिए। और हर ज़िला में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, और वो हर स्कूल में या पंचायत लेवल में ह्यूमन राइट को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम वगैरह कराती रहती है। तो उसमें भी अटेंड करने की ज़रूरत है। तो हम लोगों को सबसे पहला काम है कि हम लोग को ह्यूमन राइट के बारे में जानना, फिर दूसरे को बताना। उसके बाद है एक मैं बात किया था कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपका सेहत ही तो हर कुछ है। अगर आप सेहत ही नहीं रहेगा तो कहाँ से पढ़ पाएंगे, कहाँ से तैयारी कर पाएंगे। और रिसेंट डाटा ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से अच्छा नहीं कर पाए। अगर तबीयत अगर ख़राब अगर नहीं होता तो अच्छा कर पाते। और रिसेंटली एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया गया है कि जो हमारा लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल हुआ, तो हमारे बच्चे जो है ना घर में रह करके लेथार्जिक हो गए हैं। तो उनको मोटिवेट करने के लिए गुड हेल्थ एंड वेलबींग के लिए हर एक इंसान के लिए जो हेल्थ का जो होता है, हेल्थ का क्या होता है कि 5 लेवल है: फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल। फिजिकल लेवल में भी कोई भी अगर बीमारी होती है तो बीमारी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कभी भी थोड़ा भी तकलीफ अगर हो जाए तब तुरंत डॉक्टर के पास चले जाइए, पूरा बॉडी चेकअप कीजिए, तुरंत इलाज कर लीजिए। लेकिन कभी कभी होता है कि हम लोग कोताही कर देते हैं, रहते हैं, फिर बाद में फिर बीमारी बढ़ जाती है। तो ख़ास तौर से स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट को आपका अगर एक स्वस्थ, किसी ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो आपका ब्रेन अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए आपका शरीर भी अच्छा होना चाहिए। तो शरीर को अच्छा करने के लिए आपको हेल्थ को जो है ना अच्छा रखना पड़ेगा। और एक चीज़ आजकल ये देखा जाता है, कोरोना काल के बाद बच्चे जो आउटडोर एक्टिविटी वो कम कर रहे हैं। इंडोर तो करते हैं लेकिन आउटडोर कम करते हैं। तो आप लोग अपने आप को फिट रखने के लिए, फिजिकली फिट रखने के लिए आप लोग जो भी हॉबी है, बहुत सारे बच्चों को खेल कूद का शौक़ होता होगा, बहुत सारे बच्चों को दौड़ने का शौक़ होता होगा, बहुत सारे लोग बच्चों को खेल में अलग अलग खेल है जो आउटडोर गेम्स हैं। आउटडोर गेम्स में अगर आप खेलते हैं तो खेलने से खुशी का एहसास होता है और उससे आपका फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप फिट हो जाएंगे। इसमें भी ये करने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए हेल्थ कंडीशन, अगर देखा जाए डिजीज़ के बारे में अगर देखा जाए तो जो यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें बहुत सारी चीज़ें कही गई है। आप लोग वहाँ से आप ये कर सकते हैं। तो और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में जो है हमारे बच्चों में जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। हमारा जो है कहने का ह्यूमैनिटी जो है ना गड़बड़ा रहा है। हमारे बच्चे जो है विकृति का शिकार हो रहे हैं। मैं जो कहा कि एक जो है सारे बच्चों के लिए एक जो साइकोलॉजिकल लेवल, आजकल जो मैं पहले भी बताया कि जो बच्चा अगर +2 करने के बाद अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में अगर करियर अगर बनाते हैं तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत हर किसी को है। मैं तो ये कहूँगा कि हर परिवार में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, जो हालात को देखते हुए। तो आजकल हमारे बच्चे जो है ना एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन ये करते हैं, तो हमें एक साइकोलॉजिकल लेवल को भी मेंटेन करने की ज़रूरत है, इमोशनल लेवल को भी मेंटेन करने की ज़रूरत है, और स्पिरिचुअल लेवल को भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो अच्छा सेहत के लिए पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर बच्चों की अगर तबीयत अगर ख़राब हो जाती है तुरंत डॉक्टर के पास चले जाइए। और एक चीज़ मैं जहाँ तक ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लॉकडाउन के बाद, कोरोना काल के बाद हमारे बच्चे लिखते कम हैं। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे गार्जियन ये कहते हैं कि मेरा बच्चा नहीं लिख रहा है, और आजकल जो है सोशल मीडिया में, यूट्यूब में वगैरह में पढ़ते हैं, ये करते रहता है। तो मैं हमारे बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप लोग लिखिए, जो कुछ भी नोट्स अपना बनाइए। किसी का नोट्स से ये नहीं होता है, नोट्स आपका अपना होना चाहिए। अपना अगर नोट्स होगा तो उसमें कॉन्फिडेंस होता है। तो
ये चीज़ इन चीज़ों को मतलब प्रैक्टिकल लेकर के आना है। तो मैंने जैसे कि बताया कि हम हमारे बच्चों को या सब किसी को मैं तो कहता हूँ कि यूनाइटेड नेशन के जो 17 गोल्स हैं, सारे 17 गोल्स को हर एक आदमी को जानने की ज़रूरत है और जानने के और दूसरों को प्रमोट करने की भी ज़रूरत है। तो मैं एक जो 4 जो आपको बताया कि क्वालिटी एजुकेशन, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, पीस एंड जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो है हमारे बच्चे तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन इंसान मतलब ह्यूमन बीइंग मतलब थोड़ा सा कम, एक अलग तरह का जो है एक चिड़चिड़ापन और एक जो है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है ना, एंटी सोशल पर्सनालिटी या जिसे समाज को जो विकृति करते हैं वो बढ़ रहा है। तो उन सारी चीज़ों का मैं ये कहूँगा कि भाई एक तालीम के साथ साथ तरबियत, तो तरबियत हमारा जो होता है, तरबियत कहाँ से मिलता है? तरबियत घर से ही मिलता है। तो तरबियत में जो हमारा जो है एक जो यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ है, यूनिवर्सल मॉरल चूँकि हमारा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन। आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी मज़हब के हैं, अपने मज़हब को मान सकते हैं। तो हमारे मज़हब में जो है ना चाहे कोई भी मज़हब हो, मज़हब की किताबों को अगर निकाल करके देखें तो कुछ चीज़ कॉमन है, जिसमें है कि झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करना, चुगलखोरी नहीं करना, बहतान नहीं फैलाना, हिंसा नहीं करना, कोएग्जिस्टेंस, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ों को हमारे बच्चों में बचपन से ही इनकलकेट करने की ज़रूरत है। और इन सारी चीज़ों से बच्चे जो क्या कहते हैं डेविएट कर जाते हैं, आगे चल करके वही एंटी सोशल पर्सनालिटी में आ जाते हैं और वही समाज में विकृति लेकर के आते हैं। तो एक मकूला है कि बचपन में जो आदत पड़ जाती है सारी उम्र रहती है। और मैं एक रिसर्च का जो रिपोर्ट्स है ये कहता है कि हमारे जो बच्चों का जो है 85% जो माइंड का जो डेवलपमेंट होता है प्रेयर टू एज ऑफ 6 ईयर, 6 साल तक ही होता है। और 6 साल उसी ड्यूरेशन में हमारे बच्चों के पास कॉन्शियस माइंड नहीं होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है। और उस वक्त हमारे बच्चे जो होते हैं दे लर्न बाय द एक्शन ऑफ पेरेंट्स, दे लर्न बाय द एक्शन ऑफ रिलेटिव्स, दे लर्न बाय द एक्शन ऑफ सोसाइटी। और मैन इज़ ए सोशल एनिमल। और एक एक्सपेरिमेंट किया गया था यूएसए में, एक बच्चे को घर में बंद कर दिया गया था उसको, तो बाद में देखा गया कि ना वो चलना पाया, चलना सीखा, ना बोलना सीखा। तो जो माहौल मिलेगा और माहौल क्या है कि जो बताया मैं आपको कि एक रिसर्च का एक रिपोर्ट शायद जो बच्चे जो पेरेंट्स जैसा करेंगे, समाज के लोग जैसा करेंगे वैसा नकल करेंगे। तो हमारे जनरेशन में, नए जनरेशन में अच्छा है तो सबसे पहले हम पेरेंट्स को तौबा करना पड़ेगा कि बच्चों के सामने में कोई गलत काम ना किया जाए। अगर आप झूठ बोलेंगे तो बच्चे भी झूठ बोलना सीख जाएंगे, आप गिबत करेंगे तो बच्चे भी गिबत करना सीख जाएंगे, आप बहतान फैलाएंगे तो बच्चे भी बहतान करना सीख जाएंगे, आप चुगलखोरी करेंगे तो बच्चे भी चुगलखोरी करना शुरू कर जाएंगे, आप हिंसा करेंगे तो बच्चे भी हिंसा करना शुरू कर जाएगा। वही उसी का अपोजिट, अगर आप प्रेम से रहेंगे तो बच्चे भी प्रेम से रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है हमारे पेरेंट्स का, क्योंकि पेरेंटिंग में ये कहा जाता है कि जब बच्चा आपका जो है ना 0 to 6 ईयर अगर हो तो आप जो है ना बच्चों को बादशाह बना दीजिए, अपने गुलाम बन जाइए। नेक्स्ट फेज जो होता है बहुत ही क्रूशियल होता है कि 6 साल से लेकर के 12 साल तक, इसमें आप क्या कीजिए कि बच्चे को गुलाम बना दीजिए, वहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट माहौल की ज़रूरत है और अब अपना बादशाह बन जाइए। अब जाकर 13 साल से लेकर के 19 साल तक जो टीन एज होता है उसमें दोस्त बन जाइए। अगर इस तरह से अगर आप सब लोग अगर काम करें तो अच्छे समाज का निर्माण होगा। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि किंग मार्टिन लूथर साहब ने कहा था कि नॉलेज प्लस कैरेक्टर इट इज़ द रियल एजुकेशन। सही बात है कि हमें सिर्फ तालीम ही नहीं तरबियत की भी ज़रूरत है। आजकल हमारे बच्चे या इससे जनरेशन जिस तरह से विकृति की तरफ चले गए हैं तो हम सारे लोगों को सोचने की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर अगर हम बिल्कुल अपने दिल में, क्योंकि अब भाई कोई आदमी किसको कौन सुधार सकता है, तो सुधारने का एक ही तरीका है कि सब कोई अपने दिल में झाँकें। हमारा जामिया का एक तराना है कि यहाँ पर सब में हिदायत है सिर्फ अपना ज़मीर। तो अपने ज़मीर को झाँकिए, आप एक लिस्ट बनाइए सुबह से लेकर के शाम तक। भाई सुबह से लेकर के शाम तक जो आपने जो काम किया 1 घंटा या आधा घंटा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। डायरी भी बना सकते हैं कि मैंने सुबह से लेकर के शाम तक कितना झूठ बोला, सुबह से शाम तक लेकर कितना गिबत किया, सुबह से शाम तक लेकर के कितना चुगलखोरी किया, या सुबह से लेकर के शाम तक कितना मैं बुराई किया। तो उसमें क्या कीजिए, एक है कि एक तौबा, मतलब आप किसी भी चीज़ को एक अगर करते हैं तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो बुराइयों को छोड़ना है, अच्छाई को अडेप्ट करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे समाज का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। तो मेरा जो टॉपिक है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ ह्यूमन ऑफ वैल्यूज़ एंड स्किल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक नागरिक को अपने बीच में जो है क्या कहते हैं ह्यूमैन बनाए
और ह्यूमैनिटी को गेन करने के लिए आपके अंदर में क्या कहते हैं मॉरल वैल्यूज़ का आना बहुत ज़रूरी है। और मॉरल वैल्यूज़ के लिए मैं कहूँगा कि पहले बताऊँ कि हमारा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन। आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी मज़हब के हैं, आप अपने मज़हब की किताबों को पढ़ें, क्योंकि वहीं से आता है, वहीं से तरबियत आती है। तो अगर आप